ठीक है। पहली प्रश्नावली कर रहे थे और पहली प्रश्नावली की जो प्रश्नावली है 1.4 यानी कि इसके अपन ने उदाहरण कर लिए थे जिसमें मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पल थे वो थे प्रेमीकरण के। ठीक है, तो आज अपन इसकी करेंगे प्रश्नावली 1.4। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्या करने का कह रहा है, देखते हैं उन सभी चीज़ों को। तो प्रश्नावली करने जा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा इसी एक वीडियो के अंदर इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करने का 1.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर क्या कहता है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी प्रिय है और कौन सी अप्रिय है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या प्रिय है और कौन सी संख्या अप्रिय है। पहली संख्या है 2 - √5। तो अगर आप इस संख्या को प्रिय या अप्रिय में सिद्ध करने जाओगे, सबसे पहले आप इसमें देखो √5 है जो कि एक अप्रिय संख्या है, और अप्रिय संख्या का जो घटाव आप प्रिय संख्या में से कर रहे हो तो ये ओवरऑल सारी संख्या क्या होगी, अप्रिय होगी। ठीक है ना, तो ये पूरी संख्या क्या है, अप्रिय। ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, अप्रिय। नेक्स्ट जो है इसी का क्वेश्चन है 3 + √23 ब्रैकेट -√23। हमें चेक करना है क्या ये प्रिय संख्या है या अप्रिय संख्या। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करने का प्रयास करें तो ये है 3 2 √23 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये √23, ये √23 प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ बच गया 3 जो कि एक प्रिय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते हैं ना इसको। बट्टे के अंदर जो 1 है वो q का मान है, ऊपर जो 3 है वो p का मान है, क्योंकि रूट वाला जो पद होता है वो एक्चुअली में अप्रिय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर तो कैंसिल होकर अपन ने काट दिया उसको। नेक्स्ट सवाल है इसी का ही तीसरा 2 √7 और 7 √7। देखने में अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये √7 है जो कि एक अप्रिय संख्या, और जिसका भी गुणा अगर किसी संख्या से हो रहा है तो वो भी अपने साथ उसको अप्रिय कर देती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें नोटिस करें तो √7 से √7 कैंसिल हो जाता है, बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2/7 जो कि एक है, जो कि क्या है p/q, यानी कि एक संख्या बट्टे के ऊपर एक संख्या बट्टे के नीचे। और इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है वो होता है अप्रिय संख्या का, तो ये एक प्रिय संख्या है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट संख्या की ओर जो कि है 1/√2। देखो यहाँ पर जो √2 है वो एक अप्रिय संख्या जिसका भाग 1 में हो रहा है, तो ये पूरी संख्या अप्रिय में होगी। लेकिन अगर आप इसमें ये देखने का प्रयास करोगे कहीं से गड़बड़ के रूट हट जाए यहाँ से, तो हम इसको प्रिय संख्या घोषित कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अप्रिय संख्या ही है। यहाँ पर इसको काटा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, ये अप्रिय संख्या ही है। और अप्रिय संख्या क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसका हर एक अप्रिय संख्या है और हर एक अप्रिय संख्या है और इसका भाग 1 में जा रहा है, तो ये ओवरऑल एक अप्रिय संख्या है। नेक्स्ट और लास्ट है √2। नेक्स्ट और लास्ट है 2π। देखो पाई जो होता है मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि प्रिय संख्या किसे कहते हैं, अप्रिय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या का जो प्रसार है दशमलव प्रसार वो अगर शांत हो या कुछ संख्याओं पश्चात संख्याओं की दोहराव होने लग जाओ, आवर्ती होने लग जाए, तो वो एक प्रिय संख्या है। लेकिन अगर दशमलव के पश्चात संख्याएं चलती जा रही हैं, कोई भी चीज़ का दोहराव नहीं है, तो वो एक अप्रिय संख्या है। अगर आप इसमें पाई का अगर आप मान देखें तो वो होता है 3.14156535 ऐसे चलता जाता है, और ऐसे चलता जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ का दोहराव नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ या ये संख्या कहीं भी जाके रुक नहीं रही, तो ये जो गुण है वो अप्रिय संख्या का है। क्योंकि पाई एक अप्रिय संख्या है जिसका गुणा हो रहा है 2 से, तो ओवरऑल ये जो पूरी संख्या है
ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आप इसको लिखें तो अलग अलग लिख लेना जैसे मैंने करवाया है, बाकी आप समझदार हो, देख के पढ़ लेते हो सीधा बिना नोट करे, तो वो आपकी मर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। ठीक है ना, व्यंजकों को सरल करना है। अब व्यंजक है कौन कौन से, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें प्रीमिय अपरिमेय के बारे में बताना था। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो व्यंजक दे रखा है उसको सरल करना है। अब व्यंजक क्या है वो देखो। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट। व्यंजक कैसे हल करेंगे देखो। सबसे पहले इस 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं से कर दो। जब भी आप आंसर एग्जाम में लिखते हो, बार बार मैंने बताया हुआ है, ऑफलाइन कोचिंग में भी मैंने बता रखा है, ऑनलाइन में भी बता देता हूँ। जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को हल करो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको है वैसा का वैसा लिखो। उसके नेक्स्ट स्टेप से क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करो। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्ट आंसर लिखते वक्त वो एक नेक्स्ट पद से शुरू कर देते हैं, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम क्वेश्चन में तो ये लाइन है, आंसर में कहीं और से स्टार्ट हो रखा है। वो ये नहीं देखता कि हाँ ये इसका जस्ट अगला वाला हल करने का पद है, वो ये नहीं देखता। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो एग्जामिनर को पता रहता है कि आप कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पर खत्म किया है। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 का गुणा 2 से करो। 3 गुणा 2 प्लस 3 का गुणा रूट 2 से, तो 3 गुणा रूट 2 प्लस का निशान है प्लस का। रूट 3 का गुणा हो रहा है 2 से, प्लस रूट 3 का गुणा रूट 2 से। ठीक है, अब देख लेते हैं। 3 2 6, 3 रूट 2, 2 रूट 3। ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि अंदर रूट 2 है, ये अंदर रूट 3 है। ये जो रूट के अंदर वाली संख्या इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो अंदर वाली संख्या कौन है, 3 और 6, तो ये हो जाएगा रूट 6। ठीक है, और ये इसका हल हो गया। ये इसका हल हो गया, या यूं के जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, इसका सरलीकरण हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके नीचे लिख लेते हैं। 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, इतना भी छोटा ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं है अपने पास। हाँ, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करें, एक बार आंसर लिखने से पहले वही वाली चीजें दोहराव कर देता हूँ कि जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा एक बार करें आप। अगर आप इसमें थोड़ा सा नोटिस करें, जो चीजें हैं वो सेम है, तो अगर आप इसको a माने प्लस इसको b माने, सेम चीजें हैं। यहाँ पर a संख्या चेंज होगी b, और जब a प्लस b और a माइनस b का आपस में गुणा होता है तो उसका एक सर्वसमीका है जो कि होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि आगे जो हल होगा वहां पर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे हल करेंगे। a की जगह है 3 और 3 की स्क्वायर माइनस b की जगह है रूट 3 और रूट 3 की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करें। यहाँ नेक्स्ट पद में हल कर देते हैं। 3 की स्क्वायर होती है 9, और 3 की रूट 3 की जब स्क्वायर करी जाएगी तो रूट हट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3, और 9 में से 3 या 4। ये इसका हल है, ये इसका हल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा जा सके, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही सब क्वेश्चन। मान लीजिए कि 3 नंबर है, रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, अभी a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले आंसर लिखने से पहले मैं इस क्वेश्चन को एक जैसा है वैसा लिख देता हूँ, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सर्वसमीका काम में लेंगे अपन यहाँ पर कौन सी,
ए प्लस बी के स्क्वायर जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है 2ab। हाँ भी सबसे पहले ए की स्क्वायर, ए की जगह है √5 तो √5 की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, बी की जगह है √2 तो √2 की स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा ए की जगह √5 है, बी की जगह √2 है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। जब √5 की स्क्वायर करी जाएगी तो रूट हट जाएगी, तो रूट हट गई 5 बच गया। सेम जब √2 की स्क्वायर करी जाएगी तो रूट हट जाएगी। यहाँ पर 2 का गुणा ये 5 और 2 जो रूट के अंदर इनका आपस में गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। ये 5 और 2 हो गए 7 और ये 2 रूट है 10, 2 रूट है। ये इसका सरलीकरण हो गया या यूं कहे हल हो गया, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन हो रहा है, बाकी उसको भी कर लेते हैं। अभी लिखना चाहो वीडियो में पॉज करने का ऑप्शन होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर आपसे वो क्लिक होंगे नहीं, ठीक है। होते हैं तो करके देख लो, मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगे आपसे। √5 माइनस √2 इसका गुणा करना है √5 प्लस √2 से। और ये भी सेम क्वेश्चन है जो भी पेपर ने किया है। सबसे पहले क्वेश्चन को ही मैं सेम लिख लेता हूँ, √5 प्लस √2 माइनस √5 प्लस √2। अगर आप इसमें देखने का प्रयास करें, इसको अगर आप ए माने माइनस इसको बी माने और ये a प्लस बी है तो ये सर्वक्षमिका बन जाती है a प्लस बी और a माइनस बी के गुणा वाली, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले a की जगह बेटा है √5, क्या कर देंगे माइनस का निशान बीच में b की जगह बेटा √2 और इसकी भी स्क्वायर। जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, बच गया 5, यहाँ पर भी रूट हट जाएगी, बच गया 2, 5 माइनस 2 यानी कि 3। ये इसका सरलीकरण हो गया और ये 4 क्वेश्चन हो गए इसके। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित करते हैं, यानी कि पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे व्यास। यह इस प्रकार तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। देखो जो आपने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है वृत्त की परिधि जो कि होती है 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। इसको मैं बराबर में लिख देता हूँ, ये सही है क्या। हाँ, वृत्त की परिधि बराबर में लिख देता हूँ 2πr। यहाँ से अगर मैं पाई का मान निकालूं तो ये जो 2 और r है ये बट्टे में आ जाएगा वृत्त की परिधि के बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा, ठीक है। पाई बराबर वृत्त की परिधि को इसने कहती है c 2r, यानी कि त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास। व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या का दुगुना व्यास। तो ये जो 2 गुना r है ये एक्चुअली व्यास है जिसको इसने कहते हैं d। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये बन गया p/q का। अगर ये p/q का फॉर्मेट बन गया तो ये संख्या एक परिमेय संख्या हुई ना, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है p/q, यानी कि एक संख्या बट्टे के ऊपर एक संख्या बट्टे के नीचे, और ये बराबर है पाई के, तो पाई भी एक परिमेय संख्या हुई है ना। क्योंकि ये अगर परिमेय संख्या तो इक्वल है पाई के, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या हुई, लेकिन पाई तो एक नहीं। अगर ये p/q के फॉर्मेट किया तो एक परिमेय संख्या हुई, ये परिमेय संख्या तो पाई भी एक परिमेय संख्या हुई, लेकिन पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने देखा है कि पाई का मान जो होता है वो चलता जाता है, रुकता नहीं है। 3.14 15 92 65 35 ऐसा कुछ हिस्सा होता है, चलता जाता है, कोई सी चीज का दोहराव नहीं होता, कहीं पे जाकर रुकता नहीं है, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, इसका आप निराकरण किस प्रकार से करोगे, ये पूछा इसने कि आप इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे। देखो जो परिधि है वृत्त की क्या होती है बाउंड्री,
वो एक्चुअली में लेंथ होती है, लेंथ बोले तो लंबाई होती है, ये भी एक लंबाई है। व्यास की बात करें तो वो है कि एक छोर से दूसरे छोर के मध्य की सीधी दूरी, ये भी एक लंबाई है, यानी कि ये भी एक लंबाई है और ये भी एक लंबाई है। और जब आप लंबाई का मेजरमेंट करते हो किसी भी इकाई से, चाहे आपके पास स्केल है या आपके पास अन्य कोई उपकरण है जिससे आप लंबाई का मापन करते हो, तो जो लंबाई निकल के आती है वो एग्जैक्ट लंबाई नहीं होती, वो उसके आसपास का मान होता है। देखो मेरे पास, मैंने मान लीजिए कोई लाइन खींची और मैंने स्केल की मदद से इसको मापने की कोशिश करी, तो क्या मैं इसका एग्जैक्ट कितनी लंबाई है वो मापता हूँ? नहीं, मैं ये मापता हूँ कि ये लगभग कितने की है। मैं अगर मान के चलूँ तो ये अगर 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने मान लिया कि ये कितने 8 सेंटीमीटर की मान ली लगभग। लेकिन क्या ये पूरी 8 सेंटीमीटर की है? क्या इससे ऊपर जरा भी नहीं है या उससे जरा सी भी कम नहीं है? होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट मान नहीं होगा, उसका सन्निकट मान होगा। हम उसको सन्निकट मान के चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींचता हूँ तो वो एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर की नहीं है, वो उसके स्केल से मापूंगा तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि 2 सेंटीमीटर की है, लेकिन वो एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर की नहीं होती, तो उससे थोड़ी बहुत ऊपर है तो उससे थोड़ी बहुत नीचे होती है। उससे थोड़ी बहुत नीचे मैं मान लेता हूँ कि 2 सेंटीमीटर से थोड़ी बहुत ऊपर है। कितनी ऊपर है? मैंने कहा 0.3 ऊपर है। क्या 0.3 ऊपर है? थोड़ी बहुत और ऊपर हो सकती है उससे। क्या उस 2 ऊपर है? नहीं, उससे भी थोड़ी बहुत और ऊपर हो सकती है। ब्लर हो रहा है क्या? तो अगर मैं उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट करूं तो मुझे दशमलव में संख्या प्राप्त होगी, और दशमलव में संख्या शांत नहीं अशांत संख्या प्राप्त होगी, और अगर अशांत संख्या प्राप्त है तो वो एक अप्रिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो ये दोनों लंबाइयाँ हैं, लंबाइयाँ तो हैं, लंबाइयाँ को जब अपन मापते हैं तो वो एग्जैक्ट लंबाई नहीं होती, वो उसका सन्निकट मान होता है। और अगर अपन उसका एग्जैक्ट मान निकालने चले तो हमें एक दशमलव वाली संख्या प्राप्त होगी जो चलती जाएगी, जो कि अप्रिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ना कि पाई बराबर c/d, ये एक्चुअली में परिमेय संख्या के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लंबाइयाँ हैं। लंबाइयाँ कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती, हम सन्निकट मान लेते हैं कि हाँ इतनी लंबाइयाँ हो सकती है, वो एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आ गई है मेरी बात तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मेरे को एक बार दोबारा और बता देना, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि थोड़ा सा डीपली चला गया मैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हमें संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। हमारे पास एक संख्या है 9.3, उसको संख्या रेखा पर निरूपित करने का क्या तरीका है? सबसे पहले अगर आपके पास स्केल हो तो आप एक लाइन खींचें जिसकी लंबाई इसके इकाई के बराबर, चाहे आप 9.3 सेंटीमीटर लो या 9.3 इंच लो, कुछ भी लो, लेकिन 9.3 होनी चाहिए। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने ये लंबाई जो है वो 9.3 कुछ भी इकाई यूनिट ले ली मैंने, और ये मैंने उतनी यूनिट के लंबाई की रेखा खींच ली। अब इस पॉइंट को मैं ए मानूंगा, इसको मैं बी मानूंगा। इस बी पॉइंट से मैं जिस इकाई में मैंने इस लंबाई को मापा है, चाहे वो सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी है, उसी इकाई में एक यूनिट है, यहाँ तक आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर एक पॉइंट मानूंगा सी। अब ये जो पूरी रेखा है ए से लेकर सी, इसका मैं मध्य पॉइंट मानूंगा। ए से लेकर सी तक का कोई बीच का पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये बीच का पॉइंट, ये बीच का पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर ये वाली लंबाई और यहाँ से लेकर ये वाली लंबाई सेम है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ से सी की दूरी और ओ से ए की दूरी सेम है। ओ से सी को एक मैं त्रिज्या मानते हुए एक वर्त खींच देता हूँ, इसको मैं त्रिज्या मानते हुए एक वर्त इस प्रकार से खींच देता हूँ। ठीक है, ये मैंने वर्त खींच दिया। अब जो लास्ट काम बचता है वो होता है बी पर एक लंब रेखा खींचना। बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींचना। और ये रेखा जहां इस परिधि पर टकराएगी, ऊपर वाली बाउंड्री जो है ना छत से बनी हुई है, जहां पर ये टकराएगी उस पॉइंट का मैं नाम देता हूं डी। अब जो ये बी से लेकर है, या नीचे की आवश्यकता नहीं है, ये बी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट की दूरी, बी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट की जो दूरी है
वो एक्चुअली में 9.3 यानी कि रूट 9.3 होगी। वो दूरी एक्चुअली में कितनी होगी, रूट 9.3 होगी। ठीक है, ब्लर हो रहा है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेंस का इसको हल करना होता है। कैसे, दोबारा देख ले कि अगर आपको कोई भी संख्या दे दे रूट के अंदर, चाहे वो दशमलव में नहीं हो, उसको कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग वो बनाना होता है, जो आपने 1.42 जो प्रश्नावली करी है उसमें क्वेश्चन है उस प्रकार के। लेकिन अगर आपको दशमलव में कोई संख्या दे दे रूट के अंदर और कहते हैं कि इसको संख्या रेखा पर निरूपित करो, सबसे पहले आपको उस रूट के अंदर जो संख्या है उतनी लंबाई की आपको एक रेखा खींचनी है। उस रेखा की जो अंतिम छोर है उसे उसी इकाई के अंदर एक चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, उस लंबाई की एक लाइन आगे तक बढ़ानी है। फिर इस पूरी लाइन का मध्य बिंदु आपको लेना है, इसका आधा इस तरफ आधा इस तरफ, इसको आधी को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचना है, अर्धवृत्त। फिर जो बी पॉइंट है, जहाँ से यहाँ ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट की जो दूरी है 9.3 है, इसके ऊपर एक लंब खींचना है, और ये लंब जहाँ पर इस परिधि के ऊपर जाकर टकराता है उस पॉइंट को नाम डी दे देना है। और ये जो डी से लेकर बी की दूरी है या बी से लेकर डी की दूरी है, ये एक जबकि क्या है